Hi, good evening. Before going to part 2, let's do a quick revision of what we have read till now. ठीक है. True false. India gained independence on midnight of 15-16 August 1947. Think false. ठीक है. It was midnight of 14-15 August. ठीक है. The year 1947 was peaceful with minimal violence. No, not at all. It was anything but peaceful. Next, two nation theory was coined by Muslim League. Yes, true. आगे चलते हैं. What was the immediate challenge that India faced as an independent nation? Think it was to accommodate the diversity, the huge diversity India had. Okay. Why the process of partition was difficult? Process of partition क्यों difficult थी? There were four reasons to that. एक तो क्या था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे वो दो जगह थी, एक तो वेस्ट में और एक ईस्ट में, और इंडिया एक ह्यूज लैंड मास ऑफ इंडिया बीच में था, सेंटर में था. सेकंड, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटीज एरिया वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. फॉर एग्जांपल, खान अब्दुल खान गफार लेड एनडब्ल्यूएफपी. बिकॉज कि इन एरियाज में जो वेस्ट और ईस्ट में जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे, देयर वर सर्टेन एरियाज इन दोज एरियाज जहां पर नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन ही मेजोरिटी में थी. तो क्या डिसाइड करा गया कि हम बहुत ही लोकल लेवल पे पार्टीशन करेंगे. सो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पीपल इन दीज एरियाज डिड नॉट नो वेदर दे बिलोंग टू इंडिया और पाकिस्तान. ओके. द नेक्स्ट एंड ह्यूज प्रॉब्लम वाज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज. प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज. ठीक है. हमने पढ़ा था कि 1951 में अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस इंडिया में 12% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन थी. ठीक है. राइट एनी 5 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, या आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ. अब नेक्स्ट जो हमारे सामने प्रॉब्लम आई थी वो क्या थी? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. इंटीग्रेशन मीनिंग भी, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन मीन्स कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उस टाइम के जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडिया में शामिल करना. अब देखो, जो ब्रिटिश इंडिया था वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड था. एक तो क्या था? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, जिन पे 1857 के रिवोल्ट से पहले ब्रिटिशर्स ने अपना डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर स्थापित कर लिया था. ठीक है. These were the areas which were directly controlled by the British government. ठीक है. अब सेकेंड एरिया क्या था? वो था प्रिंसली स्टेट, रियासतें. अब 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था कि ब्रिटेन से ऑर्डर आया कि भाई अब हम जो इंडिया जो है उसमें हम किसी और प्रिंसली स्टेट का, और जो राजा महाराजा जहां पर हैं उनसे उनकी रियासत को हम नहीं छीनेंगे, गिवन दैट अगर वो हमारी, गिवन दैट वो ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर ले तो हम उनको कुछ फॉर्म ऑफ कंट्रोल दे देंगे इंटरनल मैटर्स में, जिसको पैरामाउंटेसी और सुजेरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन में कहा गया. ठीक है. अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या खड़ी हुई कि अब इंडिपेंडेंस के साथ जो ये ब्रिटिश पैरामाउंटेसी एस्टेब्लिश हुई थी ये भी खत्म हो जाएगी. अभी जो प्रिंसली स्टेट्स, जो रियासतें थी, इनका फ्यूचर क्या होगा? क्या ये पाकिस्तान में चले जाएंगे? क्या ये इंडिया का पार्ट बन जाएंगे? क्या दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन? अब बात क्या थी? देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया दैट एट दैट टाइम. अब जो क्या हो गए थे 1947 में लीगली इंडिपेंडेंट हो गए थे. अब उनके पास तीन ऑप्शन थे, बेसिकली दो ऑप्शन थे कि वो किसी एक साइड को ज्वाइन कर लें और या इंडिपेंडेंट रहे या आजाद रहे. अब ये उनके रूलर को डिसाइड करना था. ठीक है. अब अगर 565 प्रिंसली स्टेट्स कह देते कि नहीं जी हमें तो इंडिपेंडेंट ही रहना है, हमें किसी का भी पार्ट नहीं बनना, तो आज के टाइम पे इंडिया का जो मैप है, हाउ वुड इट लुक लाइक? इट वुड बी वर्स देन द यूरोप. ऐसे छोटे 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 कंट्रीज उभर के आ रही होती. इट विल नॉट बी यूनाइटेड देन. तो इस चीज ने इंडिया की यूनाइटेडनेस को ही चैलेंज कर लिया, उस पर ही थ्रेट बनकर आ गया.
अब उस टाइम पे एक त्रावणकोर के जो रूलर थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो अपना आजाद रहेंगे। हैदराबाद के निजाम ने प्रॉब्लम क्रिएट करी, वो हम आगे पढ़ेंगे। और जो भोपाल के नवाब थे उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन ही नहीं करेंगे। ही वॉज एवर्स टू ज्वाइन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। अब एक ये पॉसिबिलिटी उभर के आ रही थी, इट वॉज अ रियल पॉसिबिलिटी नॉट एन इमेजिनरी वन, कि इंडिया जो है, अब इंडिया के पार्टीशन होने के बाद इंडिया के दो पार्ट तो चल ही गए, और एक ये पॉसिबिलिटी उभर के आ रही थी कि इंडिया और ज्यादा छोटे 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 कंट्रीज में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब इस टाइम पे गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी? इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी? अगेंस्ट थी। इंटरिम गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि भाई जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंडिपेंडेंसी का ऑप्शन ना दिया जाए। ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट का मीनिंग क्या हुआ? अब जब इंडिया 1947 में आजाद होने वाली थी, तो बिल्कुल एकदम से आजाद होते ही तो इलेक्शंस नहीं हो सकते ना। तो वो एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए हमने, तो फिर उस टाइम पर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने खुद से ही एक गवर्नमेंट बना ली जो इट वाज नॉट इलेक्टेड। ठीक है। तो वो क्या हुई? इंटरिम गवर्नमेंट हुई। और जो इंटरिम गवर्नमेंट वाज अगेंस्ट दिस अप्रोच कि भाई प्रिंसली स्टेट्स को इंडिपेंडेंसी का ऑप्शन दिया जाए, और मुस्लिम लीग क्या कह रहे थे कि नहीं भाई, इनको डिसाइड करने दो, वट एवर दे वॉन्ट, विल गो विद दैट। अब उस टाइम पे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कहा कि नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन इंटीग्रेटिंग प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन कंट्री। ठीक है। तो ही नेगोशिएटेड फॉर्मली, उन्होंने बहुत ही सख्ती के साथ उन्होंने नेगोशिएट करा, बट डिप्लोमेटिकली। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल इतना प्रोमिनेंट रोल ना प्ले करते, अगर प्रिंसली स्टेट्स को हमने अलग होने दिया जाता, तो क्या होता कि आज का जो ओडिशा है उसमें 26 स्मॉल कंट्रीज, स्टेट्स यानी कंट्रीज होती। सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात में 14 स्टेट्स होते हैं, और ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए गए हैं। अब यहाँ पर तीन कंसिडरेशंस थी दैट वर गाइडिंग द गवर्नमेंट। एक तो क्या थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो लोग रहते हैं वो इंडियन यूनियन का पार्ट होना चाहते थे, और जो हमारी गवर्नमेंट थी वो रेडी थी कि हम थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अगर हमें कहीं पर ढील देनी पड़े किसी भी रीजन को ऑटोनॉमी के लिए, ऑटोनॉमी यानी कि जो उनके जो इंटरनल मैटर्स होते हैं किन्हीं स्टेट्स के, किन्हीं रीजन्स के, उनको खुद, उनको जो वहां के लोग हैं उनको खुद ही उन पर डिसाइड करने दिया जाए, विच इज कॉल्ड ऑटोनॉमी, स्वायत्ता। ठीक है। तो सम रीजन्स, अब इसका आइडिया क्या था कि भाई हमें अकोमोडेट करना है प्लुरैलिटी को। प्लुरैलिटी मतलब डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल, डिफरेंट सेट्स ऑफ थिंकिंग, डिफरेंट सेट्स ऑफ कल्चर। ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज। क्यों? अब इंडिया क्या चाह रहा था, इंडिया की गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि भाई जो हमारा पार्टीशन तो हो गया है, ठीक है, लेकिन अब जो हमारे अंदर जो हमारा जो कंट्री बच गई है उसको हमें एक कंसोलिडेट करे, उस उनकी जो टेरिटरीज है हम डिफाइन करते हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई टेरिटरी को लेके मसला खड़ा ना हो। अब 1947 से पहले, आजादी से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले काफी जो प्रिंसली स्टेट्स थे दे वर मेड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे इन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन करा था विच वाज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है। इस ये जो डॉक्यूमेंट था वो क्या बताता था कि जो पर्टिकुलर स्टेट है, जो पर्टिकुलर रियासत है, उसने इंडिया का पार्ट बनने के लिए हाँ भर दी है। द पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट हैज अग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। अब बट लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने मना कर दिया इंडिया का पार्ट बनने के लिए, जिनका कुछ और ओपिनियन था। अब डिफिकल्टी कौन कौन से प्रिंसली स्टेट को डील करने में आई? वन वाज जूनागढ़, सेकंड हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। ठीक है। अब जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ का जो प्रॉब्लम है इट वाज सॉल्व्ड बाय अ प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट मींस कि वहां के जो लोकल लोग हैं, वहां के जो पीपल हैं, उनसे एक वोट करवाया गया कि भाई वेयर डू यू वांट टू गो, डू यू वांट टू गो विद इंडिया, डू यू वांट टू लिव इन इंडिया, डू यू वांट टू गो एज एन सेपरेट कंट्री, और व्हाट डू यू वांट। तो उन्होंने वोट करा इंडिया के ज्वाइन करने के फेवर में, तो सिंपली जूनागढ़ बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब कश्मीर का हम पढ़ेंगे कमिंग चैप्टर्स में, वो आपका एक सेपरेट टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे। अब फिलहाल हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हैदराबाद और मणिपुर के बारे में। अब हैदराबाद क्या था?
हैदराबाद वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ दैट टाइम। ठीक है, एक बहुत मतलब जितनी भी बड़ी रियासतें थी उनमें हैदराबाद का भी नाम आता था। और हैदराबाद में एक और जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, हैदराबाद लाइड इन द सेंटर ऑफ सदर्न इंडिया। अब इट वॉज सराउंडेड फ्रॉम ऑल फोर साइड्स बाय द इंडियन टेरिटरी। अगर अब ये प्रिंसली स्टेट कह देता कि नहीं मुझे तो आजाद होना है, तो इंडिया के मिडल में एक अलग से कंट्री लाई कर रही होती जिसके साथ डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो एक ये प्रॉब्लम भी थी। अब जो पुराना जो हैदराबाद था वो उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते थे, महाराष्ट्र का कुछ कुछ पार्ट आता था, कर्नाटका का कुछ कुछ पार्ट आता था और आंध्र प्रदेश का पार्ट आता था। और जो हैदराबाद का रूलर था, जो वहां का रूलर था, उसका जो टाइटल था वो निजाम था। और निजाम वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। और ही वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। वो चाहता था कि हैदराबाद एक अलग से आजाद कंट्री बने। अब निजाम एंटर्ड अ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट विद इंडिया। निजाम ने एक इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया, यानी कि स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट मींस कि जो सिचुएशन है वही बनी रहेगी, व्हाइल नेगोशिएटिंग विद इंडियन गवर्नमेंट इन 1947 ऑफ नवंबर। ठीक है, फॉर एन ईयर। अब स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट एक साल के लिए साइन हुआ था। मीन टाइम क्या हुआ, उसी दौरान क्या हुआ कि एक मूवमेंट उभरती हुई हमें देखने लगी। किसके अगेंस्ट, जो निजाम था वहां का, जो रूलर था, उसके शासन के अगेंस्ट हमें एक मूवमेंट उभरती हुई देखने को मिली वहां के लोगों के द्वारा। और इस मूवमेंट में सबसे आगे कौन थे, जो तेलंगाना की पीजेंट्री थी, जो वहां के किसान थे। और इस मूवमेंट में विमेन ने भी बढ़ चढ़ के पार्ट लिया। अब जो इस मूवमेंट का जो नर्व सेंटर है, यानी कि ये जो मूवमेंट है वो हमें सबसे ज्यादा वहां पर देखने को मिल रही थी, जो हैदराबाद का टाउन था। अब मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए निजाम अनलीश्ड मींस कि उन्होंने, लीश का मीनिंग क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अब एक पेट है, ठीक है, एक पेट है, उसके अराउंड आपने एक कॉलर बांधा हुआ है जिसको आपने एक पट्टे से पकड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड लीश। ठीक है, अब अनलीश का क्या मीनिंग हो गया कि आपने ये पट्टा खोल दिया एंड द पेट इज फ्री टू मूव एनीवेयर ही वांट्स। तो अनलीश का मीनिंग क्या हुआ, निजाम ने उस पैरामिलिट्री फोर्स को पूरी परमिशन दे दी टू बिहेव वट एवर दे वॉन्टेड। अब उस पैरामिलिट्री फोर्स का जो नेम था वो क्या था, रजाकर्स था। रजाकर्स ने बहुत सारे अत्याचार करे, एट्रोसिटीज करी। उन्होंने क्या क्या करा, दे मर्डर्ड, मेम्ड, रेप्ड, लूटेड। और उन्होंने स्पेसिफिकली नॉन मुस्लिम्स को टारगेट किया। अब सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी, तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने इंडियन आर्मी को भेजा सितंबर 1948 में। और आर्मी एंटर्ड हैदराबाद। आर्मी एंटर्ड। और फिर उसके चलते क्या हुआ, निजाम सरेंडर्ड एंड हेंस हैदराबाद, जो कि एक प्रिंसली स्टेट था, बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज मणिपुर। फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी के कुछ दिनों पहले ही जो मणिपुर के महाराजा थे, दैट वाज बोध चंद्र सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ में। गिवन दैट इंडियन गवर्नमेंट ने एक अश्योरेंस दी थी महाराजा को कि जो मणिपुर की इंटरनल ऑटोनॉमी है वो मेंटेन रहेगी। रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट ऑटोनॉमी। अब उस टाइम पे जो पब्लिक थी, जो मणिपुर के जो लोग थे, उन्होंने महाराजा को प्रेशर करा कि मणिपुर में इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएं। तो उस प्रेशर के चलते हुए महाराजा ने जून 1948 में इलेक्शंस करवाए। और जिसके चलते मणिपुर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। सी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी कंट्री जहां पर एक मोनार्क भी है, मीन्स एक राजा भी है, एक किंग भी है, जिसकी पावर्स हैं दैट आर लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब मणिपुर एक पहला इंडिया का एक ऐसा पार्ट बना जिसने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मींस कि एवरीबडी हु इज अबव अ स्पेसिफिक एज, वेदर he or she belongs from whatever caste, whatever class, whatever gender they have, they can vote.
अब जो मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इलेक्शंस हो गए मणिपुर में तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनेगी, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहां पर उनके जो इलेक्टेड लोग आए थे उनमें डिफरेंसेस थे कि भाई इंडिया के साथ मर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वहां की जो स्टेट कांग्रेस थी उसने तो कहा कि हाँ होना चाहिए, बट जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थे उसने कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए। अब मीनवाइल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने महाराजा को प्रेशराइज करा कि एक मर्जर अग्रीमेंट साइन करने के लिए सितंबर 1949 में कि भाई आप इंडिया में मर्ज हो गए हो, इंडिया में मिल गए हो। और महाराजा ने ये अग्रीमेंट को वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उससे कंसल्ट नहीं करा। हम इस अग्रीमेंट के चलते मणिपुर पार्ट तो बन गया इंडिया का, बट लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली से कंसल्ट नहीं करा, तो इट बिकेम अ रीजन फॉर रिजेंटमेंट, रोष का, गुस्से का कारण बना मणिपुर के लोगों के लिए, और जिसके रिपरकशन, जिसके नतीजे आज भी फील करे जाते हैं। ठीक है, प्लीज नोट वन थिंग हियर दैट आई हैव पिक्ड ऑल दीज वर्ड्स फ्रॉम योर बुक इटसेल्फ। सी अब इंडिया 1947 में इंडिया का पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान बन गया, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया। ठीक है, बट लेकिन जो नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस है वहीं पर ही खत्म नहीं हुई, इट कंटिन्यूड इवन आफ्टर पार्टीशन। हाउ? अब एक क्वेश्चन था इंडिया के सामने, टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, अब इंडिया बन तो गया, अब जो इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं इंडिया को चलाने के लिए कैसे इंडिया के अंदर स्टेट्स बनाए जाएं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो पाए, तो हेंस द टाइटल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। और स्टेट्स बनाना बहुत ही इजी टास्क नहीं था। इट शुड बी इन अ वे सच दैट इट शुड रिफ्लेक्ट लिंग्विस्टिक, यानी कि लैंग्वेज जो है किसी पर्टिकुलर एरिया की, पर्टिकुलर रीजन की, वो रिफ्लेक्ट हो। कल्चरल प्लुरलिटी रिफ्लेक्ट हो कि कुछ किसी एरिया का नाम बोलते ही हमें उसके कल्चर के बारे में भी समझ में आए। अब कॉलोनियल रूल के टाइम पे बाउंड्रीज को कैसे ड्रॉ कर रखा था? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि भाई जो शासन है, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट है, उनको जैसे लग रहा है कि भाई हमारे लिए जैसे कन्वीनियंट रहेगा, हमारे लिए जैसे कंफर्टेबल रहेगा उस पर्टिकुलर टेरिटरी को रूल करने में, वहीं से बाउंड्री खींच दो। ठीक है, एक ये सिस्टम था। एक क्या था, जैसे 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 इंडिया का पार्ट जो ब्रिटिशर्स हैं वो एनेक्स करे जा रहे थे, जो अपने अंदर शामिल करते जाते, वैसे वैसे बाउंड्री ड्रॉ हो रही थी। और तीसरा क्या था कि कोई पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर किसी प्रिंसली स्टेट के द्वारा रूल किया जाता है तो एक बाउंड्री ऐसे खिंच गई। बट लेकिन इसको इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, और इंडिया के सामने भी एक चैलेंज था स्टेट्स की बाउंड्री ड्रॉ करने का। अब नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस में जो 1920 में हुआ था, इसमें कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था कि इंडिपेंडेंट इंडिया की जो स्टेट बाउंड्रीज होंगी दे विल रिफ्लेक्ट लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, यानी कि लैंग्वेज के आधार पर बाउंड्री, स्टेट की बाउंड्रीज को ड्रॉ किया जाएगा। अब लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जो लीडर्स हैं उनको क्या फील हुआ कि अगर हमने ऐसे स्टेट्स की बाउंड्री को ड्रॉ कर दिया बेस्ड ऑन लैंग्वेज, इट विल कॉज डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन। यानी कि हमने तो एक अलगाव से सिचुएशन पैदा कर दी ना कंट्री में, कि भाई जो तुम्हारी लैंग्वेज है तुम्हारा अलग स्टेट हो गया, तुम्हारी लैंग्वेज है तुम्हारा अलग स्टेट हो गया, तो इट विल क्रिएट डिसइंटीग्रेशन। और एक क्या रीजन, एक और क्या चैलेंज आएगा कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट करने में लग जाएंगे बस हम सब, और जो रियल सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जो इंडिया इमीडिएटली फेस कर रहा था, जो बहुत ही प्रोमिनेंटली इंडिया फेस कर रहा था, उससे लोगों का जो ध्यान है वो हट जाएगा। ठीक है, और एक मेजर और कंसिडरेशन क्या थी कि जो उस टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका फ्यूचर, उनका फेट वाज नॉट डिसाइडेड येट। ठीक है, जो मणिपुर, हैदराबाद जो हम सब पढ़ रहे हैं, उनका अभी फेट डिसाइड नहीं हुआ था, तो कैसे हम एकदम से बाउंड्रीज ड्रॉ कर दें। और एक रीजन क्या था कि अभी अभी लोगों के अंदर एक ताजा मेमोरी थी पार्टीशन की, अभी तो हम अलग हुए थे, अभी तो एक बाउंड्री क्रिएट कर दी गई थी, अब इंडिया के अंदर भी अलग से बाउंड्री क्रिएट कर दी जाएगी, तो फिर वो मेमोरी दोबारा से फ्रेश हो जाएगी और काफी ज्यादा अनरेस्ट क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी जो नेशनल लीडरशिप ने ये डिसीजन लिया था कि पोस्टपोन कर देते हैं रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स,
उसको लोकल लीडर्स हैं उन्होंने चैलेंज करा। जो एक हमें प्रोमिनेंट एग्जांपल देखने को मिलता है वो हमें साउथ साइड में देखने को मिलता है, दैट वाज कि जो मद्रास प्रोविंस था उसमें जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया थे वहां पर प्रोटेस्ट उभरने लगे कि भाई हमें तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए एक अलग से हमें स्टेट चाहिए, जिसको हम विशाल आंध्र मूवमेंट के नाम से भी पढ़ते हैं। ये मूवमेंट किस लिए क्रिएट हुआ? सेपरेट आंध्र स्टेट के डिमांड के लिए ये मूवमेंट चला। अब इस मूवमेंट में क्या हुआ कि जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं उन्होंने सेपरेट एक आंध्र की डिमांड करी जो कि मद्रास प्रोविंस से अलग हो। इस मूवमेंट ने तेजी तब पकड़ी जब सेंट्रल गवर्नमेंट वाज इनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू। और इसी टाइम एक जो लीडर थे पोती श्रीरामुलु, जो एक कांग्रेस लीडर भी थे और वेटरन गांधी भी थे, जो गांधी जी के आइडिया से इन्फ्लुएंस थे, वो एक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठ गए, यानी कि एक अनिश्चित काल व्रत पे बैठ गए। वो उन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं खाऊं पीऊंगा। और इवेंचुअली क्या हुआ, उनके 56 दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई। अब सोचो कि एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट लीडर हो, बहुत ही ज्यादा फेमस लीडर हो, जो लोगों के कोज के लिए लड़ रहे हैं और उनकी ऐसे सिचुएशन में डेथ हो जाए, तो हाउ मच टेंशन वुड इट क्रिएट। तो वही हुआ उस टाइम भी। इट इट क्रिएटेड अ ग्रेट अनरेस्ट, बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गई उस पर्टिकुलर एरिया में। हिंसाजनक आउटबर्स्ट हमें देखने को मिले। और जो मद्रास के जो लेजिस्लेटर्स थे उन्होंने रिजाइन भी करना स्टार्ट कर दिया। लोग हैं वो बहुत ही लार्ज नंबर्स में सड़क पे उतर आए, पुलिस ने फायरिंग करी, बहुत ज्यादा हमें लोगों की जान माल का खतरा हुआ। अब इसके चलते फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने क्या करा, दिसंबर 1952 में एक सेपरेट आंध्र स्टेट का अनाउंसमेंट कर दिया। अब सोच के देखो कि एक स्टेट बन गया आंध्र स्टेट जो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। तो अदर स्टेट्स वुड फॉलो दैट ना, कि बाकी स्टेट्स पे कहेंगे कि भाई आपने आंध्र स्टेट तो बना दिया लैंग्वेज के बेसिस पे, अब हमारी डिमांड्स को भी फुलफिल करो। तो वही हुआ। उससे पहले हम ये मैप देखते हैं। ये मैप क्या दिखा रहा है, ये 1961 में रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हाउ इंडियन मैप लुक्ड लाइक। ठीक है, इसमें ध्यान से देखो कि जो ये छत्तीसगढ़ है इट वाज इनिशियली अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। जो हिमाचल प्रदेश है इट वाज इनिशियली अ पार्ट ऑफ यूपी। और जो पंजाब हरियाणा है वो भी हमें साथ में देखते हुए मिल रहे हैं। बिहार है, बिहार और झारखंड। ठीक है। अब जो मैप आपके बुक में है उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो गुजरात है फ्रॉम विच स्टेट इट वाज कार्व्ड आउट, इट वाज बॉम्बे। मेघालय वाज मेघालय वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम असम। ठीक है, मेघालय वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम असम। हरियाणा वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम पंजाब। छत्तीसगढ़ वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम मध्य प्रदेश। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि नेम टू स्टेट्स दैट वर अफेक्टेड बाय द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। कौन कौन से स्टेट्स थे जिन पे पार्टीशन का सबसे ज्यादा असर पड़ा था? एक तो ये वाला रीजन था विच वाज वेस्ट बंगाल, और एक पंजाब था। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है नेम टू स्टेट्स टुडे दैट वर वंस अ यूनियन टेरिटरी। कोई ऐसे दो स्टेट्स बताओ जो एक टाइम पर यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। एक था हिमाचल प्रदेश और एक है मणिपुर। ठीक है। नेक्स्ट एक कार्टून है जो बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट करता है उस टाइम की सिचुएशन को, कि यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं और यहाँ पर जो स्टेट्स के डिमांड है उनको फुलफिल किया जा रहा है, एक बहुत ही बड़े बड़े स्टेट्स को क्रिएट करके, जिनके पीछे जो छोटी छोटी रीजनल डिमांड्स है वो हमें देखने को मिल रही है। ठीक है। अब रिमेंबर विशाल आंध्र मूवमेंट अभी हमने पढ़ा, तो आंध्र स्टेट क्रिएट हो गया, तो बाकी स्टेट्स ने भी डिमांड करी कि हमें भी लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पर स्टेट चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके चलते कमीशन अपॉइंट करा 1953 में। कमीशन का क्या नेम था? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसको अपॉइंट किया गया टू लुक इनटू रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। रिसर्च करी जाए, अच्छे से स्टडी किया जाए डिटेल में कि इंडिया के स्टेट्स को हमें किस तरीके से बाउंड्री को क्रिएट करना चाहिए ताकि सभी के डिमांड्स को हम कंसिडर कर सकें। अब इस रिपोर्ट में कमीशन ने एक्सेप्ट किया कि जो स्टेट्स की बाउंड्री है
दैट शुड रिफ्लेक्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो भाई कमीशन ने भी रिकमेंड कर दिया कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट की बाउंड्रीज को रीड्रॉ कर दिया जाए। तो इसी के चलते स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1956 में, और फिर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज एग्जिस्टेंस में आ गई थी। आगे हम देखते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अब 1956 में एक्ट आने के बाद 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बन गई, बट स्टेट्स की डिमांड वहीं पर खत्म नहीं हुई। अब पहले जो बॉम्बे स्टेट था, it included two language speaking people which were गुजराती and मराठी। अब ये अलग स्टेट बन गए 1960 में, किस नेम से? महाराष्ट्र एंड गुजरात। सिमिलर वाज विद द केस विद पंजाब, जिसमें दो अलग अलग स्पीकिंग लोग थे, हिंदी स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग। और पंजाबी स्पीकिंग लोगों ने डिमांड भी करी थी 1956 में कि हमारे एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। जो इनकी डिमांड 10 साल बाद 1966 में फुलफिल हुई, जब हरियाणा को और हिमाचल प्रदेश के टेरिटरीज को अलग करा जा रहा था, तभी पंजाब की टेरिटरी को भी डिफाइन कर दिया गया और 3 स्टेट्स पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आए। एक मेजर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का, कहां पर? नॉर्थ ईस्ट में हुआ, 1972 में हुआ। ठीक है, मेघालय को असम से कार्व्ड आउट किया गया, और उसी ईयर में मणिपुर और त्रिपुरा को भी कार्व्ड आउट, और उसी ईयर में मणिपुर और त्रिपुरा की टेरिटरी को भी डिफाइन किया गया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में अलग हुआ, और इनमें जो एक छोटा सा स्टेट है नागालैंड, वो 1963 में ही उसकी टेरिटरीज को डिफाइन कर दिया गया था। ठीक है, अब जो डिमांड्स हैं स्टेट की, वो सिर्फ लैंग्वेज पे ही बेस्ड नहीं है, वो सेपरेट कल्चर पे बेस्ड है, वो इम्बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी पर्टिकुलर रीजन के एक पर्टिकुलर स्टेट है, अब यहाँ पर मान लो इस रीजन में हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, तो दिस रीजन इज डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट फॉर इटसेल्फ, ताकि इस रीजन पे भी फोकस किया जाए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बिहार एंड झारखंड। तो इसके बेसिकली हमें 3 एग्जाम्पल मिलते हैं दोनों के, दैट आर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, जो 2000 में अलग हो गए थे। अब अभी भी इन डिमांड्स का एंड नहीं हुआ है। अब इसके बीच में हमें एक और स्टेट देखने को मिलता है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से कार्व्ड आउट हुआ है। ठीक है, अब कुछ और डिमांड्स भी हैं, जैसे कि विदर्भा की, विदर्भ इन महाराष्ट्र, हरित प्रदेश इन वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, और जो नदर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल को कभी मैप में ध्यान से देखना, उसका एक छोटा सा पार्ट ऐसे ऊपर जा रहा होता है। तो जो नदर्न पार्ट है वेस्ट बंगाल का, ये भी कह रहा है कि हमें अलग एक स्टेट चाहिए। अब इनिशियली जो हमारे नेशनल लीडर्स हैं, उनको क्या फियर था कि अगर हमने सेपरेट स्टेट्स की डिमांड कंसीडर कर ली बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, तो इट वुड एंडेंजर यूनिटी, इट वुड फोस्टर सेपरेटिज्म, कि देश में कहीं अलगाववाद की स्थिति ना क्रिएट हो जाए। बट इवेंचुअली हमने ये रियलाइज करा आफ्टर 1956, आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, कि जो हमने रीजनल डिमांड्स को अकोमोडेट करा है स्टेट्स की बाउंड्रीज को ड्रॉ करके, दैट वाज मोर डेमोक्रेटिक। अब जो इन जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु, यहाँ पर जो पॉलिटिक्स होती है, जहाँ पर जो पॉलिटिक्स में कम्युनिकेशन होता है, वो उनकी लैंग्वेज में होता है। ठीक है, कभी ममता बनर्जी को सुनना, शी मोस्टली शी स्पीक्स इन बंगाली। ठीक है, हरियाणा में जो हरियाणा के जो लीडर्स है वो हरियाणवी में बात करते हैं, पंजाब के जो लीडर्स है वो पंजाबी में, सेम विद अदर स्टेट्स, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मराठी यहाँ पर है, नीचे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है। ठीक है, और इससे क्या हमें रियलाइज हुआ कि जो प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी है, वो भी लोगों की, वो भी एक्सेप्टेंस में आ रहा है, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला माहौल क्रिएट हो रहा है। So this brings us to the end of this chapter. If you have any doubts, please mention them in the comments. I will definitely revert. And one more thing, I have referred to the old book of class 12. So I am not sure कि new book में कितने यहाँ से part cut कर दिया गया है, but I will recommend कि आप इस पूरे chapter के explanation को सुने, ताकि एक broader understanding create हो, और next time से I will also refer to the new book.